आपका स्वागत है गोल्ड स्पॉट में। बात हम यहाँ पर सोने की करेंगे, जहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिली है और 2 साल के निचले स्तरों पर सोना ही नहीं बल्कि चांदी में भी हमने यहाँ पर कारोबार होते हुए देखा है। एक नजर डालेंगे रुपए पर भी, जहां पर आज फिर से नया लो हमने बनते हुए देखा है और 81.55 के करीब यहाँ पर रुपया खुलता हुआ नजर आया। साथ ही बाकी कमोडिटीज को अगर देखें तो चाहे वो कच्चा तेल है या फिर मेटल्स, यहाँ पर हमने नरमी बरकरार देखी है पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद। इस हफ्ते की शुरुआत भी यहाँ पर मुनाफा वसूली के साथ ही नजर डालेंगे पाम तेल पर, जहां पर भी कीमतों में यहाँ पर गिरावट है। किचन को चैन हमने आता हुआ यहाँ पर देखा है, खाने के तेलों के सभी भावों में गिरावट, लेकिन पाम तेल में करीब 7% की मुनाफा वसूली के साथ आज कारोबार। हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी, आईएफए ग्लोबल के सीईओ अभिषेक गोयनका, और हम बात करेंगे सोने की सबसे पहले। और इब्जा के सुरेंद्र मेहता हमारे साथ अब कार्यक्रम में मौजूद हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले सोने से ही शुरुआत करेंगे। जिस तरह की गिरावट यहाँ पर लगातार बनते हुए दिखी है, हमने सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो बेरिश हैं सोने को लेकर। फिर चाहे वो रेट हाइक्स है या फिर हमने डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की तेजी आते हुए देखी है, जहां पर नए हाईज अब बनते हुए नजर आए हैं। 114 का स्तर भी यहां पर अब पार होता हुआ दिखा है। कैसे देखते हैं आप इसका इम्पैक्ट सोने पर? जो करंट लेवल्स हैं इस पे क्या करने की राय? देखिए, गोल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा बैरियर था $1667 और दूसरा एक बैरियर था $1641। गोल्ड ने इन दोनों बैरियर को तोड़ा है और इससे भी निचले स्तर पर लुढ़क कर $1627 तक लगभग गोल्ड मॉर्निंग में आज ट्रेड करता हुआ नजर आया था। मुझे लगता है कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूती दिखा रहा है, उसके मद्देनजर मुझे लगता है गोल्ड में अभी भी डाउनसाइड जारी रहेगी और थोड़ा सा इसमें पेन और झेलना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि 1592 एक अगला लेवल है जहां से ये एक रिवर्सल कर सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि हम डॉलर इंडेक्स और कितना मजबूत हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल खबरें आ रही हैं और जिस प्रकार से वर्ल्ड वाइड इक्विटी मार्केट में डाउनफॉल जारी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वर्ल्ड में, वो भी कुछ खबरें, हालांकि इसमें कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ सुगबुगाहट जरूर सी है और इसके मद्देनजर गोल्ड में इस प्रकार से वॉलेटिलिटी जारी रहने की मुझे उम्मीद है। सुरेंद्र जी, बायर्स को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर्स को रुकना चाहिए अभी थोड़ा और दूसरा ये कि प्राइसेस क्योंकि लगातार नीचे आए हैं, फिजिकल बाइंग कैसी हो रही है? देखिए, यदि कोई इंट्राडे ट्रेड बनाना चाहे तो बहुत ही बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाकर ही काम करना चाहिए। पोजिशनल ट्रेड के लिए मैं मानता हूं कि ये समय अच्छा है, क्योंकि भारतीय बाजारों में रुपए की गिरावट का भी फायदा मिल रहा है। मुझे लेकिन $1592 एक जरूर बॉटम लगता है, लेकिन यदि देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू बाय एट द बॉटम। तो यदि कोई आज से 6 महीने की अवधि के लिए या साल भर की अवधि के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो दीज आर गुड टाइम्स टू बाय। इंट्राडे वालों को बिना उसके बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। ऑल राइट। मेरा भी एक फॉलोअप सवाल इसी पर है कि क्या बायर्स खरीद रहे हैं अभी? क्या वो इस लेवल का फायदा उठा रहे हैं? क्योंकि आज से नवरात्रि की भी शुरुआत है, जो ऑस्पिशियस दिनों की जो शुरुआत है वो आज से यहाँ पर होती है। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फुटफॉल्स यहाँ पर बढ़ेंगे, लोग सोने और चांदी दोनों को ही खरीदने आएंगे? देखिए, जो भारतीय बाजारों में हमेशा एक ट्रेंड रहा है कि जब भी सोने के दाम गिरते हैं तो ग्राहक बाजारों से दूर हो जाते हैं। अभी हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ B2B शोज देखे हैं, वो सारे शो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जो एक फेस्टिवल के पहले परफॉर्मेंस की उम्मीद होती है। आज से फेस्टिवल सीजन जरूर शुरू हुआ है, लेकिन फॉलिंग मार्केट में मुझे लगता है कि ग्राहक फिलहाल मार्केट से दूरी बना के रखेंगे। गोल्ड का एक जो 50,000 का एक बैरियर था वो लगभग टूट चुका है और लोगों को अब जो मार्केट में उम्मीद है कि एक बार 48,000 के आसपास भी प्राइस दिखा सकता है, इसलिए ग्राहकों के दूर रहने की फिलहाल तो संभावना है। ठीक है, शुक्रिया सुरेंद्र जी ये बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल सोने चांदी में, स्पेशली सोने में फर्दर वीकनेस भी आ सकती है। 1592 के लेवल्स की बात कर रहे हैं मिस्टर मेहता। बहुत संक्षेप में फटाफट से जतिन की भी एक स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। जतिन, क्या सजेशन आप दे रहे हैं क्लाइंट्स को इस वक्त सोने पर? गुड मॉर्निंग दीपाली। जिस तरह से मार्केट है, हमारा व्यू बेरिश ही रहा है। इनफैक्ट सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मैंने पिछले 2 हफ्तों से भी मेंटेन करके चली थी हमारे चैनल पर। हमने डेफिनेटली यहाँ पर सेलिंग की एडवाइस जो है वो जारी रखी है।
जिस तरह से मार्केट अभी भी नेगेटिव ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा फोर्सफुली दिखा रहा है और डॉलर इंडेक्स की जो तेजी है वो बहुत ज़्यादा हावी हो रही है गोल्ड की प्राइसिंग पर। इंडियन मार्केट्स में भी आज जो है वो न्यूट्रल है और पिछले 2 दिनों से भी थोड़ा गिरावट जो ज़्यादा नहीं देखने मिली है, क्योंकि रुपए की जो कमजोरी है उसके चलते हम सोने के अंदर थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी देख रहे हैं प्राइसेस को लेकर के। लेकिन 50,000 जो अभी एक बैरियर बना हुआ है साइकोलॉजिकली बोल लीजिए या फिर एक टेक्निकल की पॉइंट जो उसने ब्रेक किया है, उसके बाद मुझे लग रहा है जो एक ब्रॉड अभी रेंज जो है वो कहीं ना कहीं 49,700 से लेकर 49,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट देखने मिलेगा इस हफ्ते और लोअर साइड में 49,000 जैसे ब्रीच करेगा उसके बाद 48,800 48,600 के लेवल्स तुरंत देखने मिल सकते हैं गोल्ड के अंदर। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मेंटेन रखें। 200-250 पॉइंट की अगर बाउंस बैक मिलती है गोल्ड के अंदर तो वहां पर सेलिंग का व्यू पॉइंट बनाकर चलना चाहिए इस हफ्ते के लिए और लोअर साइड में 49,000 के नीचे और 49,000 के टारगेट्स के हिसाब से सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाकर रखनी चाहिए। ऑल राइट, यानी कि बिकवाली की ही राय है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में ऐसे कोई क्यूज नहीं है जो फिलहाल सपोर्ट करते हो इन कमोडिटीज में या फिर रीजनल इक्विटीज में भी खरीदारी। और सबसे मेजर व्यू जो है वो यहाँ पर करेंसीज की तरफ से आता हुआ दिखा है। IFA ग्लोबल के CEO अभिषेक गोयनका अब हमारे साथ हैं। अभिषेक नमस्कार। ये साल मुश्किल है और इस महीने में, सितंबर के महीने में जिस तरह की गिरावट हमने रुपए में आते हुए देखी है शायद पिछले कई महीनों में कुछ ज्यादा ही है। 81.5 का लेवल हमने ब्रेक होते हुए देखा है। अब क्या व्यू है, क्या वॉच करेंगे मार्केट्स? ऑफ कोर्स RBI की पॉलिसी तो फ्राइडे को है ही, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ओवरऑल करेंसी मूव से? हाय मनीषा ऑब्वियसली फ्राइडे से वीकेंड के बीच में काफ़ी न्यूज़ आई है। यूके में जो ओवरऑल इन्होंने पॉलिसी लिया है, एक तरफ ये बॉन्ड बाइंग को कटेल कर रहे हैं, साथ साथ में वो टैक्स के लिए $70 बिलियन प्रिंट कर रहे हैं। तो थोड़ी सी जो इनकी पॉलिसी है वो एक साथ एक डायरेक्शन में नहीं चल रही है, तो उस कारण से वहाँ जो ओवरऑल बॉन्ड यील्ड्स है वो 2 साल के बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी शूट अप कर गए हैं। मतलब 40-40, 50-50 बेसिस पॉइंट एक दिन में, ये नॉर्मल फिनोमेना नहीं है। साथ साथ में चाइना में से काफ़ी कोप की खबरें आ रही थी, वो भी एक नेगेटिव था। साथ साथ में जो मिसाइल्स लॉन्च किए गए हैं नॉर्थ कोरिया से, वहाँ पर भी थोड़ा जियोपॉलिटिकल का टेंशन है और यूक्रेन का टेंशन तो डेफिनेटली बरकरार है। तो ये सब कारण के वजह से रुपया भी रिएक्ट किया है। यूके पाउंड में हमने बहुत बड़ी सेलिंग देखी है जो शायद 40 सालों में हमने नहीं देखा है। ऑल टाइम लो पाउंड ने तोड़ दिया है, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आया है। बट अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिव फैक्टर्स इंडिया के लिए ये है कि भाई इस समय क्रूड भी नीचे जा रहा है, तो क्रूड के जाने से हमें काफ़ी बेनिफिट मिलती है और हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रूड थी। तो अगर क्रूड $80-85 के आसपास आता है तो $30-35 बिलियन हम सेव करेंगे। तो एक चीज़ इंडिया के अगेंस्ट में इस समय और एक चीज़ चल रही है कि भाई हमारे जो फॉरवर्ड प्रीमियम्स हैं वो करीब करीब 2.65% पे आ गए हैं, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट रेट उस कदार से तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जिस हिसाब से US की इंटरेस्ट रेट्स एंड बाकी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रही हैं। तो अगर RBI इस समय 50 बेसिस पॉइंट का हाइक दे देता है तो डेफिनेटली हमारे ये यील्ड्स भी करेक्ट कर जाएंगे और रुपए को भी थोड़ा कंफर्ट आएगा। मैं पर्सनली रुपए को लेके बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास इवन दो हम रिजर्व डिप्लीट कर रहे हैं 5-5 बिलियन करके हर हफ्ते, बट अभी भी हमारे पास $545 बिलियन है और RBI 30-40-50 बिलियन डॉलर और इंटरवीन कर सकता है। और US डॉलर में भी जितनी स्ट्रेंथ हम देख चुके हैं, 20-25% की स्ट्रेंथ अगर आपके एक साल के अंदर आ जाए तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बॉटम एंड में हैं, जहां US डॉलर लॉन्ग करने का कोई सेंस नहीं है। इनफैक्ट मीडियम टर्म के लिए अगर 1 साल के लिए हम US डॉलर को यहाँ शॉर्ट करें तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड हमारे बेनिफिट में रहेगा। तो अभिषेक, जस्ट टू मेक इट थोड़ा सा और क्लियर, बट लॉन्ग टर्म अभिषेक जस्ट टू मेक इट थोड़ा सा और क्लियर, आपने जैसे कहा कि आपको लगता है कि एक बॉटम रुपी के लिए यहाँ पर बन रहा है, डॉलर इंडेक्स भी अपने हाईज के आसपास है, पीक पर। अगर अगले 6 महीने की भी बात करें तो क्या रेंज आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स के लिए और इंडियन रुपी के लिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आपने करीब करीब $100 बिलियन की इंटरवेंशन 80 के लेवल्स पे की है, तो आज नहीं तो कल जब मार्केट का रुख बदलेगा तो RBI उस समय डॉलर को नीचे खरीदना चाहेगा और अपने रिजर्व्स को वापस बिल्ड करना चाहेगा। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में और आधा 1% रुपया चला जाए, बट मीडियम टर्म में एक बार 79 का लेवल रुपया में जरूर दिखेगा फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स।
ओके, ठीक है। तो 81.5 है, ये मौजूदा लेवल्स हैं। हमने रुपए में वापस से वीकनेस आते हुए देखी, पिछले हफ्ते भी एक स्टीप फॉल आया स्पेशली थर्सडे के सेशन में, लेकिन अभिषेक यहाँ से बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ वोलेटिलिटी रह सकती है और आरबीआई की पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि क्या आउटकम आरबीआई की पॉलिसी में आता है करेंसी मूवमेंट के लिए, वो भी बहुत अहम होगा। शुक्रिया अभिषेक अपने व्यूज़ देने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पार कुणाल जतीन हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे तो चर्चा करेंगे ही, साथ साथ फोकस करेंगे एडिबल ऑयल्स पर। बीबी मेहता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जल्द वापस आते हैं ब्रेक के बाद। पिछले हफ्ते नासा ने अंतरिक्ष के कुछ बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे, जहाँ पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। अगर फ्राइडे आप देखें तो 2 से 3.5% की मंदी यहाँ पर थी। कुणाल, कैसे देखते हैं आप जो सेल ऑफ है उसका इम्पैक्ट मेटल्स पे भी है, और आप लगातार मेंटेन करते आए हैं कि आप अपटिक्स पे यहाँ पर बिकवाली करेंगे, कितना करीब है अब यहाँ पर बॉटम के हम? आई थिंक बॉटम के बारे में अभी सोचना नहीं चाहिए, अभी तो ये और खराब होने वाला है। बिकॉज जो हालात थे चाइना में, उससे 2 महीने पहले जब कॉपर ने 590 का लो मारा था, आई थिंक 592, और आज जो हालात है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के, जहाँ पे क्वांटिटेटिव टाइटनिंग डबल पेस में हो रहा है, तो मेटल चलने का कोई बात ही नहीं है। मेटल में और भी मंदी होती रहेगी। कॉपर 610 रुपए का टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में रखना चाहिए बिकॉज ऑफ द करेंसी अप्रिसिएशन, वरना मैं ये टारगेट 590 का ही देता। बट कंसिडरिंग करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड आल्सो व्हेन यू आर गोइंग शॉर्ट ऑन इंडियन एक्सचेंज। सो आई थिंक ओवरऑल स्टिल सेल इवन एट करंट मार्केट प्राइस 630 फॉर द अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट यू कैन गो शॉर्ट, और ऑन द डाउन साइड 610 के टारगेट 15 दिन के हिसाब से और ये हफ्ते के हिसाब से 620 के टारगेट्स के लिए आप सेल कर सकते हैं, और इसमें आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 636 का। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज हैं मेटल्स पर। कॉपर पे व्यू मिला है जहाँ पर 622 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं पाम ऑयल की, क्योंकि मलेशिया में हमने पाम ऑयल के प्राइसेस में स्लाइड आते हुए देखा 7% तक का, और 14 साल के निचले स्तरों पर ये भाव आ चुके हैं। रिपोर्ट्स अब ये भी हैं कि प्राइसेस यहाँ से फर्दर वीकेन हो सकते हैं, क्योंकि डिमांड कमजोर है और सप्लाई ज्यादा है, और इस साल के अंत तक 30% से ज्यादा की गिरावट भी आ सकती है, ये रिपोर्ट्स में आया है। इस पर बातचीत करते हैं, हमारे साथ मिस्टर बीवी मेहता मौजूद हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी। मिस्टर मेहता नमस्कार, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल की स्थिति क्या है डिमांड सप्लाई के पर्सपेक्टिव से, और आपको क्या लगता है प्राइसेस को लेकर? देखिए, आज अगर मलेशिया देखे, केएलसी कम से कम 250 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है। जो इनका एक मेन रीजन है, सप्लाई इज हायर देन डिमांड, और जो जितने पंडित है, जो एनालिस्ट है, सबका मानना ये है कि देयर इज सरप्लस सप्लाई, डिमांड इज लेस, तो प्राइस इज लाइकली टू फॉल। अगर ये स्टेटमेंट है, मिस्टर दोरा मिस्त्री ने भी ये स्टेटमेंट दिया था, उनका तो और आगे करना है कि बाय मंथ एंड इट विल टच 3000 रिंगिट, जो आज 3400 थर्ड मंथ में है। तो एक वो भी रीजन है कि भी प्राइस गिर रही है। जहां तक इंडिया इज कंसर्न, इंडिया के लिए अच्छा है, मगर साथ में एक चीज और भी है, और प्राइस गिरेगी तो हमारा भी खरीफ सोइंग हो, खरीफ हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगा, तभी इतनी प्राइस नहीं गिर जाए जो हमारे किसान को नुकसान करे। या तो किसान के लिए भी कुछ गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि ड्यूटी बढ़ा के प्राइस मेंटेन करे, ताकि किसान को सही दाम मिले। एब्सोल्युटली। हाँ जी मिस्टर मेहता, आप अभी अभी ग्लोबल खत्म करके आ रहे हैं आगरा में, मैंने मिस किया उससे, लेकिन क्या फीडबैक है? आपको लगता है सरकार यहाँ पर बहुत जल्दी कुछ करेगी? आपको लगता है फेस्टिविटीज खत्म होने तक भाव और गिर सकते हैं? नहीं मनीषा जी, हमने जरूर आपको मिस किया। सब लोग भी सोचते थे कि आप भी आएगी और थोड़ा आपका भी इनपुट मिल जाएगा। एनीवे, ये जो गवर्नमेंट का थिंकिंग है कि जब तक ये खरीफ स्टार्ट नहीं होए, खरीफ का हार्वेस्टिंग, तब तक वेट करेंगे, पर अगर दाम और गिर जाएंगे तो एक्शन लेना जरूरी हो जाएगा। एक सिंपल रीजन है, आज सोयाबीन का जो क्रॉप का नंबर सामने आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड का जो नंबर सामने आ रहा है, तो लगता है कि काफी प्रेशर सोयाबीन पे आएगी, और जो 5000 5,500 के करीब जो अभी रेट चल रहा है, हो सकता है कि एमएसपी के करीब आ जाए, 4,300 के करीब आ जाए। सामान्य रूप से किसान चाहते हैं कि भाई सोयाबीन का 25% ऊपर एमएसपी मिले तो खुश रहता था अब तक। मतलब आज 4,300 है, 5,000 या 5,500 रुपये में कंफर्ट लेवल है, मगर उसने 8,000, 9,000, 10,000 लास्ट ईयर देखा है, तो उसको ऐसा लग रहा है, किसान को ऐसा लगेगा कि जब ये हार्वेस्ट हो रहा है
तो मार्केट तोड़ दी और हमारे सस्ते भाव में इंडस्ट्री माल खरीद रही है। इंडस्ट्री का कोई रोल नहीं है, इंटरनेशनल जो प्राइस गिर रही है उसके साथ में सारी चीजें गिर रही है। तो गवर्नमेंट को तभी स्टेप अप करना पड़ेगा और ड्यूटी जरूरत पड़े तो बढ़ानी पड़ेगी ताकि किसान को सही दाम मिले। पर एक चीज है, जो रूपी डेप्रिसिएट अभी जो हो रहा है 81-82 में पहुंचा है, उसके भी तेल थोड़ा महंगा होगा। पर साथ में ये भी होगा कि जो हम एक्सपोर्ट, जो मिल का एक्सपोर्ट करते हैं, ऑयल सीड का करते हैं, कैस्टर एक्सपोर्ट करते हैं, कम से 30,000 करोड़ का है, उसमें थोड़ा सिल्वर लाइनिंग बोले तो सिल्वर लाइनिंग बढ़ावा मिल सकता है। मगर आज हमारा जो सेक्टर है, ऑयल सीड सेक्टर, 1.5 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहा है और सामने एक्सपोर्ट कोई 30,000 करोड़ का हो रहा है। हाँ जी मैम। जी हाँ जी मैडम। ओके, चलिए शुक्रिया मिस्टर मेहता, आपने पूरी बात रखी और बताया क्या स्थिति है, क्या स्टेप्स होने चाहिए गवर्नमेंट की ओर से। लेकिन हाँ, प्राइसेस में तो गिरावट आई है। कुणाल, आपका व्यू क्या है पाम ऑयल प्राइसेस पर और साथ ही एग्री स्पेस में कुछ स्ट्रैटेजीज आपकी? आई थिंक इट विल कंटिन्यू टू गो डाउन। जैसे मेहता जी ने भी कहा, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मेजर रिवाइवल इन द प्राइस। ये इम्प्रूव होने के पहले और खराब होने वाला है। और डिमांड कंसर्न जो आज तक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो सप्लाई साइड से था। अभी जो हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो रही है, जो हिसाब से क्रूड के दाम भी नीचे आ रहे हैं, सो बायोडीजल सेक्टर से भी डिमांड कम होगी ये सब फ्यूल की। सो I think it is all pointing towards a scenario where we are going to see further downside in edible oil prices. और हर एक एग्रीकल्चर कमोडिटी, हर एक मेटल्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल, कोई कमोडिटी में तेजी नहीं है। कमोडिटी में सेल ऑन राइज ही होने वाला है। ओके, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी ही रहेगी, सभी कमोडिटीज में प्रेशर अभी रहेगा। ये ओवरऑल व्यू कुणाल की ओर से। चलिए शुक्रिया कुणाल आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाज़त। ब्रेक उस पर आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस सुमित मेहरोत्रा के साथ। नमस्कार।